मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, जिला राजसमंद। प्रिय छात्रों, इस व्याख्यान में आज हम चर्चा करेंगे यूरोप में होने वाली 1848 की क्रांति के परिणामों की। हमने इसके पूर्व 2-3 व्याख्यानों के माध्यम से आपको फ्रांस की जो 1848 की क्रांति थी उसके कारण, क्रांति किन किन देशों में हुई या किन देशों पर क्या क्या इस क्रांति का प्रभाव पड़ा, उसके विषय में चर्चा की। और अब इस अध्याय के अंतिम चरण में हम बात करेंगे जो 1848 की यूरोपीय क्रांति थी उस के परिणाम क्या निकलकर सामने आए। देखो, एक बात तो निश्चित रूप से ये आप मान ही लो कि जब भी शासन व्यवस्था कहीं की भी हो, वो निरंकुश होगी, स्वेच्छाचारी होगी, तो ऐसी शासन व्यवस्था से लोगों में असंतोष पनपना प्रारंभ हो जाता है। और जब ये असंतोष धीरे धीरे एकत्रित होने लगता है तो किसी भी एक घटना से उस विद्रोह के गुब्बारे में विद्रोह का जो गुब्बारा है वो फूट जाता है। उसमें हम ये देखते हैं कि लोग उस शासन व्यवस्था से छुटकारा चाहते हैं। तो हम इस बात को महसूस करते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति में भी, इंग्लैंड में होने वाली क्रांति में भी, और साथ ही साथ जो अमेरिका में क्रांति हुई थी उसमें भी इन चीज़ों को महसूस करते हैं। जब वातावरण अराजक हो जाता है, सत्ता निरंकुश हो जाती है, अधिनायकवादी हो जाती है या बहुत ज़्यादा लचर हो जाती है, तो ऐसी दशा के अंदर क्रांति का होना या विद्रोह का होना या बगावत का होना स्वाभाविक सी बात है। तो ये तो एक इतिहास का सामान्य सिद्धांत है। अब उस क्रांति के द्वारा, उस विद्रोह के द्वारा कहीं हर जगह का जो मानव का स्वभाव है, ह्यूमन बिहेवियर है, वो बिहेवियर ये तय करता है कि वो किस स्तर पर जाकर रिएक्ट करेगा, दबाने की किस स्थिति तक वो बर्दाश्त, उस प्रेशर को किस स्तर तक वो बर्दाश्त कर सकता है और उस स्तर के पश्चात वो रिएक्ट होगा। जैसे अभी हम अगर बात करें अरब कंट्रीज की, तो एक अरेबियन कंट्री में एक सिपाही ने एक फल वाले को चांटा मारा। वहां लोग इसी बात से भड़क गए। और हम ये देखते हैं, हमारे यहाँ कई बार भारत के अंदर क्या होता है कि लोगों को कार्टून बनाया, उसे उठा के जेल में डाल दिया, पिटाई कर दी। या कई बार भीड़ इकट्ठा होती है, वो किसी व्यक्ति को किसी कारण से मार देती है। तो इन माध्यमों से हमें यह पता चलता है कि भाई जो सत्ता है, जो शासन का तंत्र है, वो किस तरीके का है। तो इन घटनाओं को सहन करना
उस देश के, उस क्षेत्र के, उस एरिया के लोगों के, मानव के व्यवहार पर निर्भर करता है। और वो व्यवहार ही ये तय करता है कि कब वो व्यक्ति रिएक्ट करेंगे। तो फ्रांस में जल्दी रिएक्शन हो जाता है, ऑस्ट्रिया में थोड़ा लेट होता है, हंगरी में और भी लेट होता है, इंग्लैंड में और भी लेट होता है, भारत में और भी ज़्यादा लेट होता है, और बहुत सारे देशों में होता ही नहीं है। तो जब अपनी अपनी शासन व्यवस्था से व्यथित होने के पश्चात विभिन्न देशों में क्रांतियां हुई, तो हम अब इस विषय की तरफ जाएंगे कि उन क्रांतियों के क्या प्रभाव पड़े, क्या असर हुआ उन क्रांतियों का। रिजल्ट्स के तौर पर अगर अपन देखें, परिणामों के दृष्टिकोण से देखें, तो हम ये जानना चाहेंगे भी उनके परिणाम क्या निकल कर आए। क्रांति हुई, घटना घटी, उस घटना वो असफल हो गई, निष्फल हुई, फल निकला तो उसका फल किस तरीके का रहा, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ यूरोपीय जो क्रांति थी 1848 की, उसके परिणामों की दृष्टि से अगर इस क्रांति का विवेचन करें, विश्लेषण करें, तो हम ये पाएंगे कि एक तो उदार संविधानवादी विचारधारा का विकास होता प्रतीत होता है इन 1848 की यूरोपीय क्रांति से। इन क्रांति के चलते यूरोप के बहुत से देशों में वैधानिक जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता प्रतीत होता है। हम देखते हैं सार्डिनिया में, स्विट्जरलैंड में, हॉलैंड में, डेनमार्क में क्रांति के परिणाम स्वरूप जो वैधानिक शासन था वो बना रहता है, और यूरोप के अंदर उदार संविधान और उदार विचारधारा किसी न किसी रूप में जीवित रहती है। भले ही हंगरी की क्रांति विफल हो जाए, भले ही बोहेमिया की क्रांति विफल हो जाती है, इटली में क्रांति होती है विभिन्न क्षेत्रों में, वो विफल हो जाती है, लेकिन हम ये निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि किसी न किसी रूप में वहाँ उदारवादी विचारों का प्रचार प्रसार होता है। तो ये बड़ी परिणामों के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण परिणाम है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ लोगों में राष्ट्रवादी भावना का प्रचार प्रसार भी होता है। हालांकि अधिकांश देशों में क्रांति विफल होती है, लेकिन उसके बाद भी यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार होता रहता है। इटली और जर्मनी के राष्ट्रवादियों ने क्रांति की असफलता के उपरांत भी अपना आंदोलन जारी रखा, और अंततः वो 1848 में भले ही सफल ना हुए हों, लेकिन 1880, 1890 वहाँ तक जाते जाते इन्हें सफलता प्राप्त होती है। 1870-71 में राष्ट्रवादियों के प्रयासों के फलस्वरूप ही इटली और जर्मनी का जो एकीकरण है वो पूरा हो पाता है। तो इस विचारधारा के प्रचार और प्रसार में हम ये देखते हैं कि 1848 की क्रांति के परिणाम स्वरूप संपूर्ण यूरोप राष्ट्रवादी भावनाओं से, राष्ट्रवादी विचार से ओतप्रोत होता दिखाई देता है। फिर एक अन्य जो परिणाम है वो है यूरोप में सैनिकवाद को बढ़ावा। 1848 की क्रांति के फलस्वरूप यूरोप के अंदर सैन्य तंत्र को
या सैनिकवाद को प्रोत्साहन मिलता है। क्रांतिकारियों को यह पूरा विश्वास हो जाता है कि उदार और जनतंत्रीय उपायों से वे अपने उद्देश्यों की, अपने जो लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने में पूर्णतया सफल नहीं होंगे, या बिना सैन्य ताकत के, बिना बल प्रयोग के उन्हें अपने जो निश्चित उद्देश्य हैं उनमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी, या सफलता से वो आशंकित थे। परिणाम स्वरूप जो क्रांतिकारी हैं या आंदोलनकारी हैं या विद्रोही हैं या बगावती तेवर वाले लोग हैं, वो सैन्य साधनों की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने सैनिकवादी ताकतों का सहारा लेना प्रारंभ कर दिया। हम देखते हैं जब बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में जाते हैं तो वो रक्त और लौह की नीति का पालन करते हैं। वो एक शक्तिशाली सेना का निर्माण करते हैं और उसके बल पर जर्मनी का सत्ता संभालते हैं। इसी प्रकार सार्डिनिया के प्रधानमंत्री काबूर ने भी अपनी सैन्य शक्ति के चलते इटली के एकीकरण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम ये देखते हैं कि इस क्रांति के फलस्वरूप, हालांकि 1848-49 में अनेक देशों में क्रांतियों का दमन कर दिया गया, लेकिन उन घटनाओं से सीख लेकर क्रांतिकारियों ने सैन्य ताकत का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। फिर एक अन्य जो परिणामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण परिणाम निकल के आता है वो आता है क्रांति के फलस्वरूप। जो 1848 की यूरोपीय क्रांति थी उसके परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों में सामाजिक परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाते हैं। क्रांति के काल में अनेक राज्यों ने सामंतवाद को विदा कर दिया, समाप्त कर दिया, और बहुत सारे देशों में प्रतिक्रियावादियों की विजय के बाद भी सामंतवाद फिर से नहीं पनप पाया। इस सामंतवाद के पतन के कारण हम ये देखते हैं जो किसान था, जो मजदूर वर्ग था, उसे कुलीनों के अधीनता से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता की भावना को इस क्रांति के परिणाम स्वरूप बल मिलता है। जब समाज में आर्थिक परिवर्तन होते हैं, राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, आर्थिक विचारों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है, तो निश्चित रूप से नए सामाजिक आयामों का गढ़ा जाता है। हम देखते हैं यूरोप की शिक्षा के क्षेत्र में, यूरोप के रीति रिवाजों के क्षेत्र में और यूरोप की धार्मिक अवस्था में भी इस क्रांति का व्यापक असर हमें दिखाई देता है। फिर 1848 की यूरोपीय क्रांति ने जो प्राचीन मान्यताएं हैं उन्हें काफ़ी हद तक चोट पहुंचाई। बहुत सारी प्राचीन राजनीतिक और सामाजिक मान्यताओं को बदल दिया गया 1848 की यूरोपीय क्रांतियों के द्वारा। क्रांतिकारियों ने राजाओं की प्रभुसत्ता के स्थान पर लोकप्रिय प्रभुसत्ता को चुना। राज्यों के स्थान पर राष्ट्रों को तथा आनुवंशिकता के स्थान पर बौद्धिकता को प्रधानता दी जाने लगी। इन विचारों ने सभी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक संस्थाओं को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। अब
यूरोप के अंदर हर विचार को तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा और परंपरागत जो मान्यताएं थीं उन मान्यताओं को चुनौती दी जाने लगी। फिर एक अन्य जो महत्वपूर्ण परिणाम हम देखते हैं वो है इस क्रांति के फलस्वरूप जन समूह के युग का प्रारंभ होता है। 1848 के पहले आंदोलन का जो स्वरूप होता था वो व्यक्तिगत होता था, लेकिन 1848 की क्रांतियों के परिणाम स्वरूप राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अन्यायों के विरुद्ध जनता ने किसी नेता की प्रतीक्षा किए बिना स्वयं आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। अब ये एक तरीके से स्पष्ट हो गया था कि राजनीतिक आंदोलन की कुंजी जनता के पास है, उसके लिए किसी नेता की आवश्यकता नहीं है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर टेलर तो ये कहते हैं कि 1848 में जिस युग का प्रारंभ हुआ वह जनयुग था और इस युग में जनसत्ता के महत्व में अत्यधिक वृद्धि हुई। जो यूरोपीय क्रांति की 1848 की यूरोपीय क्रांति की एक महत्वपूर्ण परिणाम